गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिजिक्स के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कह सकते हो या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप बोल सकते हो। मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट के अंदर। और तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बना हुआ होता है कि जिस रीजन के अंदर वो किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो उस स्पेस को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक सिंगल चार्ज की हम बात करें तो किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड। और एज वेल एज अगर हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की चार्ज से उस डिस्टेंस है उसके। देखिए, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक चार्ज है कैसा, Q, और इस Q चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर आप लोगों के पास एक पॉइंट है P। अगर आप इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के मैग्नीट्यूड के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर दोनों फैक्टर्स हम कंबाइन कर दें तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया Q/r स्क्वायर। और थोड़ा सा अगर इसको प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम हटाएं तो टर्म बन गई E = kq/r स्क्वायर। ये हमारा एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर बनने वाला क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए, आपने दो चीजें यहाँ पे देखी कि चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी गुड। जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उतना ही फील्ड क्या होगा, वीक होता चला जाएगा। कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग ऐसा है, लेकिन फैराडे ने, ये कूलम्ब्स की थ्योरी है, और लेकिन अगर फैराडे के अकॉर्डिंग हम चले तो उसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इमेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसने इसकी एक 3D इमेज प्रोड्यूस कर दी। उसी तरीके से जैसे कोरोना क्या है, इंसान के अंदर एक ऐसा वायरस जिसके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं वो इंसान में क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन आजकल न्यूज चैनल्स पे, टीवी के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, आपको कोरोना वायरस को एक बॉल की फॉर्म में दिखाया जा रहा है जिसके चारों तरफ ऐसे कोरोनाज निकले हुए हैं, जैसे सन से रेडिएशन से निकलती हुई हम इमेजिन करते हैं। तो उसी तरीके से फैराडे ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके मैग्नीट्यूड की कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट थी, लेकिन फैराडे ने अपनी स्टेटमेंट में क्या किया, इसकी एक 3D इमेज बनाई। उसने इमेजिन किया। अब यहाँ से आप दो कंसेप्ट ध्यान में रखो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना स्ट्रॉन्ग उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग, और जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला गया, चार्ज के पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। वही सिचुएशन है, कोरोना से पीड़ित आदमी के पास आप जाओगे, ज्यादा चांसेस होंगे कि आप भी क्या हो, कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाओ, और उससे अगर हम बच के रहेंगे, दूर रहेंगे, तो चांसेस घट जाते हैं कि हम भी उससे क्या हो, इन्फेक्शन ले सके। तो उसी तरीके से फैराडे ने क्या बोला कि ये चार्ज है, बिल्कुल जी वहां पे भी था, कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक छोटा सा चार्ज था Q। अब उसने क्या बोला कि इमेजिन किया कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। वेरी गुड, निकलने दो जी, क्या प्रॉब्लम है। वेरी गुड। वेरी गुड, चलते हैं जी आगे। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, एक डायग्राम आपके पास ड्रॉ है। ओके, ये जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हमने क्या बोला, चार्ज के जितना पास रहेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो इधर इस डायग्राम में इसमें क्या सिमिलरिटी है वो भी देखो। चार्ज के ये जो एरो है, यहाँ पे ये जो एरो है, इसकी जो लेंथ है, एरो की लेंथ, वो क्या शो करती है, वो शो करती है मैग्नीट्यूड को। किसके मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को।
और जो ये एरो लगा हुआ है, ये एरो किसको शो कर रहा है? ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। हम चार्ज के जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। हम चार्ज के जितना नजदीक है उतनी इन लाइंस की लेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल वेरी गुड, सिमिलरिटी है। पास में है, ज्यादा बड़ी लाइन है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट मींस क्या है? ज्यादा है। चार्ज से जैसा दूर जा रहे हैं, ये छोटी होती चली जा रही है, लेंथ कम होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा क्या हो रहा है? वीक होता चला जा रहा है। ओके, अगर हम चार्ज के नजदीक रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है अवे फ्रॉम द चार्ज। और चार्ज अगर आपका नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोली जाती है टुवर्ड्स द चार्ज। वैसा ही यहाँ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये लाइंस रिपल्सिव दिखाई गई है, अवे फ्रॉम द चार्ज है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये एरो लग जाते हैं अंदर की तरफ, यानी कि वो अट्रैक्टिव या कह सकते हो टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैराडे ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? इस तरीके से सोल्व किया कि जितनी बड़ी लाइंस उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। और जिधर डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट ये। ओके जी, वेरी गुड। जितनी लेंथ ज्यादा उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा, जिस डायरेक्शन में एरो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने क्या किया? एक तो तरीका ये है किसको ड्रॉ करने का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का, यानी कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है आप लोगों के पास, तो उससे ऐसे एरो निकली हुई है। पिछले डायग्राम में क्या था? उन एरोज की लेंथ के जरिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताया गया है। जहां लेंथ ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा। अब कैसे समझे कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ज्यादा होगा? देखिए, अगर हम चार्ज के नजदीक हैं तो ये लाइन से एक दूसरे के क्लोज है, और जैसे ही हम चार्ज से दूर गए इनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया। दिख रहा है आपको? यहाँ दोनों के बीच का सेपरेशन कम है, यहाँ दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी वहां फील्ड लाइंस क्या होंगी? क्लोज होंगी। तो यहाँ पे चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो चार्ज के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो लाइंस क्या है? क्लोज है। और जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाता है, तो दैट मींस आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो दूसरा सिचुएशन ये है कि इन लाइंस के जरिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है। तो अब क्या समझ में आया? ऐसा होता तो है नहीं कि चार्ज से ये लाइन निकलती हुई दिखाई तो देगी नहीं। तो फिर क्या आया? सिर्फ इमेजिन किया गया, ये इमेजिनरी कर्व्स है। क्या है ये? इमेजिनरी कर्व्स है। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स अलोंग विच, क्या बोला मैंने? अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो हम बोल सकते हैं दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स। आगे अलोंग विच या अलोंग विद, along with a unit positive test charge tends to move if to do so। अगर ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जाए इसको, टू डू सो का क्या मतलब हुआ? अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो इन लाइंस के अलोंग क्या करेगा? मूव करने की कोशिश करेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैंने बोला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा कॉकरोच है, उसको हमने यहाँ पे रखा। कॉकरोच मींस एक छोटा सा चार्ज, उसको टेस्ट चार्ज बोल सकते हो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो देखिए क्या हुआ? ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। गुलाम बोलता है कि ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो अगर इस चार्ज को यहाँ रखो तो ये कहाँ गया? इस डायरेक्शन में गया। अगर उसी चार्ज को यहाँ पुट कर दे तो वो कहाँ गया? इस एरो के अलोंग गया। अगर उसको यहाँ पुट कर दे तो वो किधर गया? इस डायरेक्शन में गया। उसको अगर यहाँ पुट कर दे तो वो किधर गया? इस डायरेक्शन में गया। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी पाथ होता है। कहाँ होता है वो पाथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
जिसके अलोंग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है, अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप क्या करेगा, उन लाइंस के अलोंग मूव करने लग जाएगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन आई कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का वो इमेजिनरी पाथ है जिसके अलोंग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है, मूव करता है, करने की कोशिश करता है, अगर उसको ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अब बात आती है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या प्रॉपर्टी बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके के एग्जाम में आ चुका है, चाहे आईआईटी का ले ले, चाहे आप जेईई मेंस एडवांस का ले ले, चाहे आप कह सकते हैं कि पीएमटी का कोई एग्जाम हो या आपका किसी भी स्टेट बोर्ड या नेशनल बोर्ड का कोई एग्जाम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, चार्ज के नजदीक थे तो लाइंस क्या थी, क्लोज। तो आप कह सकते हो दीज लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर in a strong इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको कह सकते हो क्या कि द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह लो, आर लार्ज in a strong electric field। ड्रॉ करके डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, सपोज करो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। तो आपने क्या देखा कि एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि जितना आप चार्ज के क्लोज रहोगे उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अपनी लाइन के अकॉर्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइंस क्या होनी चाहिए एक दूसरे के क्लोज, या उनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। आपने देखा कि इस ए पॉइंट की बजाय इस बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्या है, क्लोज है, यानी कि बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, स्ट्रॉन्ग हुई, इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी भी इनकी क्या बेटा, ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, यानी कि ये लाइंस क्लोज होती है एक दूसरे के जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वेरी गुड, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आया। साफ करते हैं इसको, समझ में आया। ओके जी, अगर हम दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग चले तो सेकंड पॉइंट आता है फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलेंगे। क्या बोला बेटा मैंने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है दैट मींस वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी रहेगी, आउटवर्ड। ओके जी, अगर एक नेगेटिव चार्ज होता, क्या बोला मैंने, फॉर ए नेगेटिव चार्ज, अगर एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज रहेंगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ट। उसमें क्या बोला था, आउटवर्ड। तो सिचुएशन सिंपल है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, इनवर्ट रहेंगी, टुवर्ड द चार्ज चलेंगी। ये आपके पास सेकंड सिचुएशन आई। अगर सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड, और अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेकंड प्रॉपर्टी है। साफ करते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए थर्ड अगर स्टेप पे हम चले कि अगर हमारे पास जैसे कि सपोज करो
फॉर ए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का पेयर, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक लड़का एक लड़की। देखिए अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, तो थोड़ी देर पहले ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड, बट नेगेटिव के लिए क्या होंगी, इनवर्ड। अगर उस टेस्ट चार्ज को जिसके अलोंग हम लाइंस को लेके चल रहे थे उसको अगर पॉजिटिव चार्ज के पास रखें तो ये उसको रिपेल करेगा, बट इसके रिपल्सन के बाद ये लाइंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट भी होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, और ये डायरेक्शन क्या रहेगी पॉजिटिव के लिए, आउटवर्ड। नेगेटिव की बात करें, ये डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड। तो अनलाइक चार्जेस के पेयर के लिए इनकी सिमेट्री कैसी आई, सिलेंडर की शेप में आई। बट यहां से क्या समझ में आया कि ये ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां से निकल रही है ये, पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहां पे खत्म हो रही है, तो आप बोल सकते हो टर्मिनेट एट दी नेगेटिव चार्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अनलाइक चार्जेस का पेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे जाकर के खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगी, यानी कि ये क्लोज लूप नहीं बना सकती। अगर आप 9th 10th में थे या आपने कभी 8th क्लास में पढ़ा हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। नॉर्थ पोल से कहाँ चलती हैं, साउथ की तरफ। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलती है साउथ की तरफ, बट साउथ से मैग्नेट के अंदर चलती है इनसाइड, तो क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो लिख सकते हो आप, इसी डायग्राम से ही आपको समझ में आ सकता है। चौथा पॉइंट, दे नेवर फॉर ए क्लोज लूप, ये कभी भी क्या नहीं करती है, एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 4। ओके, अगर अनलाइक चार्जेस का पेयर होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के कहां जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। लेकिन ये अनलाइक चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी -q। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से कितनी लाइंस निकल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितनी एंट्री कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल सी बात है, अगर चार्जेस लाइक हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो एक से जितनी लाइंस निकलेंगी दूसरे के अंदर भी जाएंगी उतनी। और अगर उल्टा हो जाए तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। देखिए तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आई कि वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज पे, टर्मिनेट कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे, बट कब, जब एक अनलाइक चार्जेस का पेयर है। ओके जी, आगे चलते हैं। वेरी गुड, अगर आपको ये समझ में आया तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 यानी कि 5वां पॉइंट, लिख सकते हो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर subjective, but density of electric field lines are objective। ये क्या बोल दिया जी, अजीब सी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी नंबर सुन के, उसको क्या बोला मैं, सब्जेक्टिव, बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। कैसे, देखिए जैसे कि सपोज करो आप लोगों के पास एक चार्ज है +q, आपका मर्जी है, इससे तुम 6 लाइन निकालो, इससे तुम 4 लाइन निकालो, इससे तुम 5 लाइन निकालो, इससे तुम 2 लाइन निकालो। जैसे कि सपोज करो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली 1,
सब्जेक्टिव मतलब आपकी मर्जी है, मैंने निकाल दी कितनी, चार्ज 4। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है उसके पास यही चार्ज कितना है 2q, तो चार्ज डबल, क्या बोला मैंने, चार्ज डबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल। यहाँ कितनी निकली है 4, तो इससे कितनी निकलेंगी 8, यहाँ से कितनी निकली है 4, यहाँ से कितनी निकलेंगी 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। डेंसिटी इनकी क्या हुई ज्यादा, इनकी क्या हुई कम। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकलती है एक चार्ज से ये आप पे डिपेंड करता है। सपोज करो एक स्टूडेंट है गोलू, और गोलू के पास एक चार्ज था +q, उसने यहां से 4 लाइन ड्रॉ कराई और आउटवर्ड निकली, गोलू अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक दूसरा स्टूडेंट और है विच इज गोलू, गोलू के पास था चार्ज 2q। अब उसने क्या किया, अगर इसने बोला कि मेरे पास चार्ज डबल है तो मैं लाइंस भी तुमसे क्या करूंगा, डबल ही ड्रॉ करूंगा। तो इसने कितनी ड्रॉ करी 4, तो इसने कितनी की 8। तो सिंपल सी सिचुएशन है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकलती हैं आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उनकी डेंसिटी हमेशा चार्ज के बढ़ने के बाद क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। प्रॉपर्टी नंबर क्या आ गया 6। चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे जो निकलेंगी वो क्या करेंगी, इंक्रीज करती चली जाएंगी। पॉइंट नंबर क्या आ गया 6। बहुत ही सिंपल सी बात। अगर आपके पास चार्ज होता कितना 4q, कितना चार्ज होता 4q, तो इसका अगर डबल हो रहा है तो लाइंस भी कितनी हो जाती है डबल। यहाँ 8 है तो वहां कितनी आती है आपके पास है 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपको समझ में आया तो हम इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, साफ करें। देखिए तो मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके जी, वेरी गुड, 6 पॉइंट हो गए आई थिंक। तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7। क्या फॉर द पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, for the pair of unlike charges, अगर अनलाइक चार्जेस का आपके पास पेयर है, फॉर एग्जांपल, सॉरी लाइक, अनलाइक तो हम पढ़ चुके हैं, लाइक चार्जेस का पेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चार्ज है +q, दूसरा चार्ज भी आपके पास कैसा +q, ये आई इनकी लाइन ज्वाइनिंग, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकली ऐसे बाहर की तरफ, बट ये पॉजिटिव चार्ज के कारण वो रिपेल होंगी, ऐसे चलिए। इससे भी निकली, सॉरी, ये सिचुएशन, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है, कारण क्योंकि इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। दो लाइक चार्ज है तो उनके मिड पॉइंट के ऊपर, उनकी लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है 0। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी वहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, पास नहीं करेगी। तो आपको क्या लग रहा है, अगर ये लाइक चार्जेस का पेयर है तो एक दूसरे पे क्या कर रही है, लैटरली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। क्या कर रही है, लैटरली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो अगर लाइक चार्जेस का पेयर है तो इस तरीके से ये डायग्राम आएगा, और अनलाइक चार्जेस का अगर पेयर था तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के वो कहां जा रही थी, नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट और बना के चले तो बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज exert a laterally pressure for a pair of like charges। like charges के पेयर के लिए वो क्या करती है, एक दूसरे से प्रेशर
एग्जिट करती हुई दिखाई देती है। अगर यहाँ से 4 लाइंस निकलती तो पिछले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इससे भी कितनी निकलती 4, बिकॉज लाइक चार्जेस है। एक और कंसेप्ट में इसी के अंदर लेके चलता हूं, जैसे कि सपोज करो एक चार्ज है +2q और दूसरा चार्ज है सपोज करो कैसा q, ये भी पॉजिटिव ही है +q। अब सिचुएशन देखिए, इन दोनों की लाइन जो हुई ये हुई, तो जो चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उसकी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड में कम होगा उसकी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा वीक रहेगा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट अब इनके मिड पॉइंट पे था वो अब शिफ्ट हो जाएगा कैसे चार्ज की तरफ, वो शिफ्ट हो जाएगा इस चार्ज की तरफ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ, अगर वही सेम सिचुएशन है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकली है कितनी 2, तो ये चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो इससे कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, अगर उससे 2 निकली है तो इससे कितनी निकलेंगी 4। ये सिचुएशन बिल्कुल इजी है। ये लाइक चार्जेस का पेयर था, मैग्नीट्यूड में बराबर थे, या तो दोनों पॉजिटिव थे या क्या थे नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो यही लाइंस क्या होती इनवर्ट आ जाती। लेकिन यहाँ पे दो चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड में अलग अलग है, सेम नहीं है, बट दोनों का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी इनसे आउटवर्ड होंगी। बट जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, डियर स्टूडेंट पहले ही बोल चुके हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड बढ़ने के बाद बढ़ जाते हैं। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जिसका मैग्नीट्यूड कम उससे क्या हो रहा है कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये आपके पास प्रॉपर्टी आ गई नंबर 8। तो पेयर लाइक चार्जेस का अगर आपके पास पेयर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है इलेक्ट्रिकली प्रेशर एग्जर्ट करती है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आई तो देखिए नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी सिमेट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए शुड बी सिमेट्रिक। एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट था गोलू, उसके पास एक चार्ज था +q, बोला कि मैं जी इससे 4 लाइन निकाल लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, इलेक्ट नंबर ऑफ लाइंस सब्जेक्टिव है, तुम्हारी मर्जी है। लो जी, इसने 4 लाइंस निकाला। और दूसरा स्टूडेंट था भोलू, उसके पास भी यही 4 था, तो इसने 4 निकाली। तो पहले ही बताया कि नंबर ऑफ लाइंस निकालना आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसने अगर 4 निकाली है तो वो 8 नहीं निकाल सकता। 8 कब निकलती जब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता 2q होता। तो ये भी 4 लाइंस ड्रॉ करता है इससे, 1 2 3 4। अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी सिमेट्रिक, मतलब हर लाइन के बीच का एंगल आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। हर लाइन के बीच का एंगल आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। तो मैं आपसे पूछता हूं, भोलू ने सही डायग्राम ड्रॉ किया या भोलू ने ड्रॉ किया? तो सिंपल सी बात है, भोलू ने डायग्राम को ड्रॉ सही किया, बिकॉज ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। बट इसके अकॉर्डिंग ये एंगल सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, बट ये सेम नहीं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुई। ये क्या हुआ एग्जैक्ट डायग्राम है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी ड्रॉ करो तो हमेशा क्या करनी है सिमेट्रिक ड्रॉ करनी है, यानी कि 2 लाइंस या 3 लाइंस जो भी हैं उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए सेम। जैसे कि सपोज करो अगर यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज उससे 4 लाइंस निकली है तो हर के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट पे मैक्सिमम एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं अगला एक केस लेता हूँ कि अगर आपके पास एक चार्ज है Q, एक स्टूडेंट बोलता है कि जी मैं तो इससे 3 लाइन निकालूंगा। बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा, तुम्हारी खुद की मर्जी है। तो ये एंगल कितना आना चाहिए 120 डिग्री, ये कितना आना चाहिए 120 डिग्री, ये कितना आना चाहिए 120 डिग्री। टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया 360, वो बिल्कुल सही है। अब एक स्टूडेंट बोलता है नाजी मैं तो इनको ऐसे ड्रॉ करूंगा। कैसे? ये आपकी एक लाइन गई, ये 2 लाइन गई और ये 3 लाइन गई।
आपसे कोई बोले कि ये एंगल है कितना 60 डिग्री, ये कितना है मान लो 300 डिग्री, तो क्या उसने सही ड्रॉ किया है? नो, कभी नहीं। 2 लाइंस, 3 लाइन, 4 लाइन, हर एक के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर 9 लाइंस निकलती तो हर एक लाइन के बीच का एंगल कितना मिलता? 40 डिग्री। तो मैंने 9वीं प्रॉपर्टी लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी ऑलवेज सिमेट्रिक। हर लाइन के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल आता है, क्या देखिए कि मान के चलो कि एक चार्ज है आपके पास Q1 और दूसरा चार्ज है आपके पास कैसा? Q2। किसी ने ना डायग्राम ड्रॉ किया ऐसे, ऐसे, सिर्फ ये डायग्राम। तो उसने ये पूछा है कि इन दोनों चार्जेस में कौन सा चार्ज बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। तो ये सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि Q1 ग्रेटर देन Q2। सेकंड सिचुएशन है Q1 लेस देन Q2। थर्ड सिचुएशन ये है कि Q1 इज इक्वल टू Q2। और चौथी सिचुएशन ये है नन ऑफ दीज। बट इसी सिचुएशन में ये दिया गया है कि एक एंगल है आपके पास इन दोनों लाइंस के बीच में अल्फा, और ये वाला एंगल क्या है? बीटा। सिचुएशन ये है अल्फा इज लेस देन बीटा। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है 2 अलग अलग चार्ज से, एक से स्टार्ट होकर के वो दूसरे की तरफ जा रही है। तो मैग्नीट्यूड कौन से का स्ट्रॉन्ग है ये पूछ रहा है। अगर वैसे देखें तो इससे लाइंस बाहर निकली हैं तो दैट मींस ये काम कैसा हुआ? पॉजिटिव। बिल्कुल सही है बच्चों। अगर हम इसकी तरफ चले तो इसकी साइड में, इनसाइड में लाइंस आई है तो ये कैसा चार्ज हुआ? नेगेटिव। बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव की तरफ चली गई। लेकिन सिचुएशन ये कही गई है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन है किससे? बीटा से। तो आपको इन चारों में से एग्जैक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा चार्ज के नजदीक में, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ। और पहली प्रॉपर्टी में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिंपल सी सिचुएशन है कि जहां एंगल कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई क्लोज, और जहां एंगल ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई दूर। जहां एंगल ज्यादा तो सिंपल सी बात है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? सेपरेट होंगी, दूर दूर होंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो दैट मींस ये लाइन कम है, तो ये लाइंस एक दूसरे के क्लोज है। एक दूसरे के क्लोज है मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये चार्ज क्या है? मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए 1 फर्स्ट Q1 ग्रेटर देन Q2। तो इस सिचुएशन में हमने एंगल देखा, एंगल से पता लगा कि कौन सी लाइन क्लोज है। जो लाइन क्लोज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वो चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या होगा? बड़ा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए। ये एक कंडीशन और ड्रॉ हुई। आगे चलते हैं। सपोज करो नंबर 10 कि आपके पास है कंडक्टर फॉर ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड lines are always perpendicular to its surface and never pass through it। भैया आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी डायरेक्शन में आउटवर्ड रहेंगी और उस पे क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। देखिए ये कंडक्टर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ये निकल गई, ये गई, और लो जी, और लो, ये एक और गई, ये एक और गई, ये एक और चली, ये एक और चली, ये एक और चली, ये एक और चली। हर एंगल यहाँ पे कितना बना हुआ है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री। कोई एक स्टूडेंट बोले कि जी मैं तो ऐसा ड्रॉ करूंगा,
ये एंगल रखूंगा 30 डिग्री का, तो क्या ये सही हो सकता है? नो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। क्यों रहेंगी परपेंडिकुलर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? 0। कौन सी फॉर्म में? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज बी 0। अगर हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं जिसमें चार्ज किसमें होता है? मोशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर नेवर बी 0। कई आपको टीचर्स बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड में हमेशा 0 होता है, नहीं होता है। अगर चार्ज मोशन में हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 नहीं होगा। आप एक कंडक्टर का केस ले सकते हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो चार्ज किसमें आते हैं? मोशन में। लेकिन स्टैटिक फॉर्म में है, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, हमने कोई उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी सरफेस के हमेशा क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। लेकिन इस सिचुएशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिचुएशन में, अब मैंने एक लाइन और लिखी इसमें, अगला पॉइंट भी आप बना सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू दी कंडक्टर, कभी भी इसके अंदर से पास नहीं करती हैं। तो सीबीएसई बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज बी 0, व्हाई? उसके इनसाइड में 0 क्यों होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर, व्हाई? सोच के देखो एक बार। ये एक कंडक्टर है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नॉन जीरो, मतलब इसके अंदर फिर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता लाइंस पास करती, तो इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो करने लग जाता। यानी कि ये कंडक्टर अपने आप इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, क्या करता? अपने अंदर कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता, तो हमें बिजली का कनेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं होती। तो अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे चार्ज होता है, बट जितना भी चार्ज होता है उसकी सरफेस पे फैला हुआ होता है, और वो चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और पहले ही बताया पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? आउटवर्ड। लेकिन परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाना था? 0। अगर ये 0 नहीं होता, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं होता, तो क्या सिचुएशन? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको मानता हूं एक बार E1, इसको मानता हूं E2, या दोनों को सेम रख लो, तो सिचुएशन क्या होती? ये ऐसे आता, इसकी लाइन ऑफ जो सेक्शन ये होती, तो इस O पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता। वेक्टर बोलता है ऐसा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, वेक्टर ऐसा बोलता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती तो इस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? डियर स्टूडेंट, गार्ड मान लो इस पॉइंट की, कितना होता? 0 नहीं होता, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती तो। ये परपेंडिकुलर है इसीलिए क्या है? ये 0 है। अब सीरियसली इसका उल्टा चला कि 0 क्यों होता है, तो आपको क्या बोलना है कि अगर ये 0 नहीं होता तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने आप क्या करते? अपने आप क्या करते? मूव करते इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज होता तो जाता पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या चलेगा? अगेंस्ट। तो सिंपल सिचुएशन है कि ये चार्ज फिर ये कंडक्टर क्या करता है? कुछ करंट एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता। तो आप ये भी बोल सकते हो इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज बी 0। ओके, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, और अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर के हम वो पढ़ेंगे जिसमें चार्ज क्या आता है? मोशन में आ जाता है। तो आपको समझ में आया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? ताकि उसके अंदर क्या रहे? कंडक्टर इक्विलिब्रियम में रहे, उसके अंदर कोई करंट एग्जिस्ट ना करे। वेरी गुड जी, ये 10वां पॉइंट आया। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आप ये बोलो नियर फील्ड या फिर फार फील्ड, देखिए अगली प्रॉपर्टी नंबर 11 हम बात कर रहे हैं नियर एंड फार इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, सपोज करो कि आपके पास है ना चार्ज है, एक तो है +2q, लो जी, दूसरा चार्ज है आपके पास -q, हाँ जी, ये भी ले लिया।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कराते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हुई, अट्रैक्टिव। ये जी अट्रैक्टिव, वेरी गुड। ये भी अट्रैक्टिव, जी बिल्कुल सही है। इससे लाइंस दो ही रखो, इससे ज्यादा होनी चाहिए तो एक जी ये गई और एक ये गई। ओके जी, ऐसे ले लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकली। तो कारण क्या था, इससे दो क्यों आई, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे डबल है, तो इससे कितनी लाइंस निकली, 4। तो अगर आप नजदीक से देखते हो तो आपको ये कितने चार्ज नजर आ रहे हैं, 2। ये डायग्राम एक्यूरेट हुआ। इससे आएंगे अंदर 2 ही, बट ये क्या होंगे आपके पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे 4। मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से उससे ज्यादा लाइन शो की गई। लेकिन अगर आप दूर से इसको देखो तो ये इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, फार फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फार इलेक्ट्रिक फील्ड। उस सिचुएशन में क्या रहेगा कि आपके पास ये चार्ज 2q, वेरी गुड जी, ये चार्ज आपका q, वेरी गुड जी, लेकिन ये दूर से देखने पर एक सिस्टम नजर आएगा। हेलो, क्या नजर आएगा, एक सिस्टम। और एक सिस्टम के इनसाइड का टोटल चार्ज क्या होगा, इन दोनों का चार्ज जुड़ जाएगा, +2q -q। तो आंसर क्या आया, q। आंसर क्या आया, q। तो q के लिए कितनी लाइंस निकलनी चाहिए, q के लिए कितनी लाइन निकलनी चाहिए, q के लिए लाइन निकलनी चाहिए 2। कितनी निकलनी चाहिए, 2। और थोड़ा सा इसको सोल्व करो, देखते हैं। अगर मैं एक बार बढ़ा के एग्जांपल बताता हूँ, ये लाइन इसके अंदर गई, ये लाइन इसके अंदर गई, ठीक है जी। और देखो, इससे 4 है तो इससे 2q मैग्नीट्यूड होने के कारण क्या करनी पड़ेगी, डबल। तो ये अगर नजदीक से देखते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके की हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में आए तो ये चार्ज अपने को क्या दिखाई दे रहा है, q दिखा रहा है। अब -q के लिए इनसाइड में कितनी लाइंस आई है, 4। तो ये +q, अगर ये आपका सिस्टम बनता तो इसके अंदर का नेट चार्ज कितना रहता, दोनों को ऐड करते तो q के लिए -q के लिए 4 इनसाइड में आई है, तो +q के लिए 4 क्या जानी चाहिए, आउटसाइड जानी चाहिए। उस सिचुएशन में आपको ये फील्ड कैसा नजर आता, फिर ये आपको इस तरीके का नजर आता। ये तो यही डायग्राम फिर कैसे प्लॉट हो जाता है, सिमेट्रिक वाली कंडीशन लग गई। इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सिंपल जाहिर सी बात है, ये डायग्राम आपका इस तरीके का प्लॉट होना चाहिए। ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये गई इस तरीके से, ये भी ये निकली, ये गई, ये आई और ये आ गई। अब क्या है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इवन ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपको क्या लेना है, सेम लेना है। इसमें अगर ड्रॉ करो तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या रखना है, आपको सेम रखना है। बट इन दोनों के बीच का सेम नहीं रहेगा, बिकॉज इससे लाइंस आई इतनी है। तो ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है आपको कि -q चार्ज की तरफ जो लाइंस आएंगी वो आपको सिमेट्रिक ही शो करनी है। ये वाली सिचुएशन में। तो अगर आप नजदीक से देखते हो तो ये डायग्राम ऐसा नजर आएगा, अगर आप दूर से देखते हो तो इसके अंदर कितना चार्ज हुआ, q ही चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलेंगी, आउटसाइड में निकलेंगी। ये नियर फील्ड और फार इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल प्रॉपर्टीज कितनी हो गई, 11। ओके जी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही है तो रिपेल हो जाएंगी जी। क्या हो जाएंगी, रिपेल। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिपेल। और अगर आपके पास एक चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, अट्रैक्ट, ऐसे चल रही थी अट्रैक्ट होती, ऐसे चल रही थी अट्रैक्ट होती। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, अट्रैक्ट, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिपेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और देखते हैं एक एग्जांपल समझते हैं। ये आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी नंबर कितना आ गई, 12। और देखो जैसे कि सपोज करो एक क्वेश्चन दिया गया आपको इस तरीके का, ओके जी, आपको बोला जाए कि 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी। आपको तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रिलेशनशिप बतानी है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, सेम। दोनों का सेपरेशन सेम है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी पॉइंट पे, सॉरी क्या होगा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम। बट बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है। तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सबसे वीक रहेगा। तो जैसे ही वीक फील्ड आता है इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये टोटल आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 12। आगे चलते हैं जी, सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टी नंबर 13, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, सॉरी जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो कैसी होगी, इस तरीके की होंगी, यानी कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोला मैंने, पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और 14th प्रॉपर्टी में बताता हूं आपको, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो इनके बीच का सेपरेशन कमजोर वीक फील्ड में होगा ज्यादा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या रहेगा, कम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ होंगी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ए पॉइंट लो, चाहे बी पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये लो, ये लो, ये लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सेम। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पैरेलल। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जहां वीक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, वहां ये क्लोज रहेगी, डेंसिटी इनकी ज्यादा रहेगी। और जहां ये बी पॉइंट की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिलेशन में, ए पॉइंट पे ज्यादा तो ये क्लोज, बी पे वीक, तो ये क्या होगी, एक दूसरे से दूर हटेगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या नहीं होती है, पैरेलल नहीं होती है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कितनी हो गई, 14। लास्ट एंड फाइनल में मैं चलता हूं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। हेलो, क्या बोला मैंने, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी क्या नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं। बोला मैंने 15th प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस या इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं। कारण, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट, क्या बोला मैंने, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always shows the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी, समझिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। कारण क्या है इसका, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। देखिए, एक लाइन ये गई, एक ये गई, कर दिया जी क्रॉस, किस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे।
अगर इस P पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो फर्स्ट लाइन के लिए टेंजेंट ये हुआ और इस सेकंड लाइन के लिए टेंजेंट ये हुआ, तो ये वाली लाइन बोलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये वाली लाइन बोलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हैं? तो सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये सिचुएशन। एक एग्जांपल समझिए, आपको ढंग से समझ में आएगा। आपसे क्वेश्चन कोई पूछे व्हाई द टू लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, बिकॉज द टेंजेंट ऑफ दीज लाइंस ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and at a same point, at a single point, the two directions of electric field intensity never be possible, कभी भी नहीं पॉसिबल है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। टेंजेंट इनका किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। इसको आप लोग 16 प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो टोटल डियर स्टूडेंट ये कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 16 प्रॉपर्टी हो गई, किसको लेकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के। और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पे फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी, एक नई जोश के साथ गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।